जय हिंद। देखिए, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्लास 9th में भी है और 10th में भी है, तो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं इसे, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एकदम एंड तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के जन्म के बारे में जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का जन्म कैसे हुआ। अगर आप अपनी किताब से पढ़ते हैं तो आपकी किताब में लुई 16 से स्टार्टिंग है, लुई 16 से। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इसके जन्म के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का जन्म कैसे हुआ फ्रांस में, और फिर थोड़ा सा डीप में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जन्म जो दिया, याद करिएगा नाम, लुईस 14 ने। किसने किया? लुईस 14। लुईस 16 आपकी किताब में है, और इसका जन्म जो दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो हुआ लुईस 14 के समय में। जन्म, बर्थ कैसे हुआ? देखिए, लुईस 14 जब आया था तो लुईस 14 ने क्या किया था? पावर को सेंट्रलाइज्ड किया। इसने क्या किया? पावर को सेंट्रलाइज्ड किया। क्या मतलब होता है इसका, पावर को सेंट्रलाइज्ड करना? देखिए, अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल है, अब इसका सेंटर एक ही जगह होगा, एक ही जगह होगा ना। तो पावर सेंट्रलाइज्ड यानी जितनी भी पावर है, जैसे कि अपने देश में क्या है, भारत में क्या है, प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के प्रधान तक के पास पावर है, गांव के प्रधान तक के पास पावर है। लेकिन यहां पर क्या है? पावर सेंट्रलाइज्ड यानी जितनी भी पावर है वो किसके पास होगी? राजा के पास होगी। अब जैसे अपने देश में क्या है, भारत देश में प्रधानमंत्री से लेकर के, प्रधानमंत्री है, और आप अगर एकदम नीचे लेवल में चले जाएं, एकदम नीचे, तो देखते हैं कि गांव के प्रधान तक के पास पावर है, यानी प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधान के पास पावर। अच्छा, अगर राजा में ऐसा कर दिया जाए कि राजा के पास पावर हो और एकदम नीचे, तो ये दिक्कत हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे लोग मिलकर के राजा को ही हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पावर को सेंट्रलाइज्ड करना क्या था? जरूरी था। लेकिन ये दिक्कत कैसे किया? इसने पावर को सेंट्रलाइज्ड भी किया और इसने एक्सपेंशन की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन क्या होता है सर? एक्सपेंशन होता है यानी राज्य को बढ़ाना, देश को बढ़ाना। अब अगर देश को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है तो दूसरे देशों को मिलाओगे, दूसरे राज्यों को मिलाओगे। अब तुमको कोई दान में तो देगा नहीं दूसरे राज्य, तो दूसरे राज्य या दूसरे देश कब्जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वॉर करना पड़ेगा। तो दो बातें की लुईस 14 ने। कितनी बातें की? दो। कितनी? एक, पहला पावर को सेंट्रलाइज्ड किया। पहला याद करना है, पावर को सेंट्रलाइज्ड। अब जब पावर को सेंट्रलाइज्ड करोगे यानी नियम बनाओगे, नियम को लागू करोगे, और नियम कोई नहीं मानेगा तो क्या करोगे? उसको दंड भी दोगे। अब पूरे देश की पावर अगर संभालोगे तो तुम्हारे अंदर भी तो दम होनी चाहिए संभालने के लिए। अब अगर पूरे घर में खाना बना है, मान लो कि तुम्हारे घर में खाना बना, अब पूरे घर का खाना खाओगे तो लीवर भी तो मजबूत होना चाहिए। अब अगर तुम्हारा लीवर ही मजबूत नहीं है तो तुम क्या पूरे घर का खाना खा पाओगे? तो दिक्कत क्या थी यहाँ पर? क्योंकि लुईस 14 ने तो पावर जो सेंट्रलाइज्ड किया था ये तो संभाल ले गया, लेकिन इसके बाद जो रूलर आए वो इसको संभाल नहीं पाए, और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा दिया, क्रांति के जन्म को और बढ़ावा दिया, और पूरे देश में क्रांति का एक भयानक रूप देखने को मिला। कैसे मिला बताते हैं। तो इसने क्या किया? वॉर बहुत लड़े, बहुत वॉर लड़े, और वॉर जब लड़े जाते हैं तो देखो घायल होंगे लोग। अब घायल होंगे तो ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए तो उसमें भी पैसा, ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैसा, और बहुत सारी चीज़ों में। अब इसके बाद जो रूलर आए वो क्या नहीं कर पाए? वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि सर, पावर को अगर सेंट्रलाइज्ड करना है तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए हिम्मत, ताकत, साहस, और सबसे बड़ी बात एक राजा के लिए और तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, जिसको 90% लोग समझ ही नहीं पाते, वो है धैर्य। वो क्या है? धैर्य। तो यहाँ पर जब इसने बहुत सारे वॉर लड़े तो पैसे खर्च हुए। अब पैसे कैसे खर्च होते हैं सर? देखिए, युद्ध होगा, अब युद्ध में तोपें वगैरह इस्तेमाल होंगी, हथियार वगैरह इस्तेमाल होंगे, यानी हथियार वगैरह लगेंगे। ठीक है, लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। गोलियां वगैरह लगती हैं, उसका भी खर्चा। अब क्या होगा? वहाँ पर जो सैनिक लड़ेंगे, कुछ घायल होंगे, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की व्यवस्था। सारा देश किस में लड़ा हुआ है? किस में लगा हुआ है? युद्ध में। यानी पूरे देश, जब युद्ध होता है तो पूरा देश युद्ध में लग जाता है उस युद्ध को जिताने के लिए। तो क्या हुआ? इस वॉर की वजह से इस देश का बहुत सारा खजाना क्या हो गया? खाली हो गया। और जब खाली हो गया उसके बाद जब लुईस 14 अपनी मृत्यु की कगार पर था तो बहुत दुखी था कि मेरी प्रजा क्या है? बहुत नाखुश है।
क्योंकि मैं अपना पूरा जीवन युद्ध में, मैंने अपना पूरा जीवन किस में बिता दिया, युद्ध में। और अब मेरी प्रजा जो है वो बहुत नाखुश है, क्योंकि वो गरीब होती जा रही थी, पैसे उसके पास से कम होते जा रहे थे। और यहीं से जन्म हुआ राजा और प्रजा के बीच के गैप का, क्या हुआ, गैप का जन्म हुआ। और यहीं से प्रजा राजा से क्या करने लगी, नफरत करने लगी। यानी फ्रांसीसी क्रांति को जन्म किसने दिया, लुईस 14 ने। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जो दूसरा राजा आता है वो आता है लुईस 14 है, सिंपल सी बात। अगर दूसरा कोई आएगा तो कौन आएगा, लुईस 15 आएगा, बिल्कुल। तो लुईस 14 के बाद जो दूसरा राजा आता है वो आता है लुईस 15। कौन आता है, लुईस 15। सीखना है, यहीं से सीखना है। इतिहास का मतलब यहीं से समझना है। इतिहास का मतलब, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, रटने के लिए नहीं सर, कैरेक्टर बिल्ड करना है। इतिहास को समझ करके अपने आप को संवारना है। और लुईस 15 के बारे में यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे कि इसने गलतियाँ क्या की। लुईस 15 आया और इसने भी वॉर लड़े। अब ये बताओ इस इंसान की गलती क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है सर। ये समझ किसको नहीं पाए, ये समय को समझ ही नहीं सका। टाइम, समय इसकी सबसे बड़ी गलती। इसके जीवन की अगर जो सबसे बड़ी गलती देखी जाए तो यही है कि ये समय समझ ही नहीं पाया। दो चीज़ें होती हैं, एक समय और परिस्थिति। तुम्हारे घर में पैसा नहीं, तुम बर्थडे पार्टी करवाओगे, नहीं करवाओगे, क्यों, तुम्हारा समय खराब है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं है। तुम उस समय जो अपना दोगे वो शक्ति को इकट्ठा करने के लिए दोगे। उस समय पैसे नहीं खर्च कर सकते तुम, पैसे इकट्ठा करने के लिए वो समय है, पैसे खर्च करने के लिए नहीं। और ये इंसान इस बात को समझ ही नहीं सका कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है। तुमको युद्ध नहीं करना है, तुमको अपने देश को मजबूत करना है, तुमको प्रजा एकजुट करनी है। लोग जो इसके समय में राजा से नाखुश हो गए थे उनको इकट्ठा करना है, उनको एक साथ जोड़ना है, देश में यूनिटी लानी है। जो खराब सिस्टम हो गए थे उनको सुधारना है। ये इंसान समझ ही नहीं पाया। अगर चाहता तो संभाल सकता था, इतनी भी नहीं बिगड़ी थी हालत, लेकिन ये इंसान समय को नहीं समझ सका। और यही गलती तो तुम्हारी है, तुम समय को समझ ही नहीं पाते हो। और वही जब समय चला जाता है तो तुम पछताते हो। समय से लड़ना चाहिए ही नहीं, समय को समझना चाहिए। जब तुम्हारा खराब समय हो तो वो समय अपनी ताकत को मजबूत करने में लगाओ। उस समय तुम अपने धैर्य को बढ़ाओ, उस समय शक्ति को इकट्ठा करो कि जब मेरा समय आएगा तो इसी शक्ति का प्रयोग करके मैं विश्व विजेता बनूंगा, दुनिया को जीतूंगा, देश को जीतूंगा, देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें ये लुईस 15 समझ ही नहीं सका। इसके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं चढ़ी और तुम्हारे दिमाग में भी नहीं चढ़ी अगर, तो जो इसका हाल हुआ वही तुम्हारा होगा। यही तो समझना है। और इसके बाद जो आता है वो आता है लुईस 16, जिसकी चर्चा तुम्हारी किताब में है, जिसकी चर्चा तुम्हारी किताब में है। 20 साल, मात्र 20 साल का, मात्र 20 ईयर, और ये फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। 20 साल का राजकुमार लुईस 16 गद्दी पर बैठता है फ्रांस की। अब तुम खुद सोचो कि अगर कोई 20 साल का लड़का गद्दी पर बैठेगा तो तुरंत कारण तो कोई पैदा हो नहीं जाएगा कि पूरे देश की जनता किसके खिलाफ हो जाए, राजा के खिलाफ। ऐसा तो हो नहीं। अगर कोई अपने देश का प्रधानमंत्री तो उसको भी अगर देखा जाए तो 5 साल तक तो लगभग लोग झेल ही जाते हैं। ये 20 साल का वो भी तुरंत गद्दी पर बैठा है और पूरे देश की जनता इसके साथ विद्रोह कर देती है। तो कारण यहां से नहीं है सर, कारण लुईस 14 से पैदा 100 साल पहले से ही प्रजा राजा से नाखुश थी। और ये कारण इतना भयानक हो गया, ये बढ़ता गया। किसके कारण? 2 लोग। लुईस 14 ने जन्म दिया, लुईस 15 ने बढ़ावा दिया और लुईस 16 उसका शिकार हो गया। लुईस 16 क्या हुए? शिकार हुए। और जैसे ही गद्दी पर बैठे 20 साल के थे, लोगों ने सोचा होगा कि विवाह करा दें। तो इनकी शादी जब 20 साल के थे तो ये इनकी जो शादी हुई वो ही मैरी एंटोनेट से। किससे हुई? मैरी एंटोनेट। कहाँ की थी सर? ये थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस। ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से लुईस 16 का 20 साल की उम्र में क्या होता है? विवाह होता है। अब राजा के पास
राजा चलो छोड़ देते, एक नॉर्मल इंसान देते, अगर उसके पास दिमाग ना हो तो चल जाता है, कभी कभी किस्मत साथ दी जाती, और दिमाग और किस्मत दोनों ही ना हो तो क्या होगा। इस इंसान के पास यही कुछ कारण थे, ना दिमाग ना किस्मत, दोनों चीजों ने इसको मात दे दी। लुईस 16 ना दिमाग है ना किस्मत है। किस्मत क्यों नहीं है? एक तो इसको खजाना ही खाली मिला, एम्प्टी ट्रेजर। इसको क्या मिला? खजाना खाली मिला। दूसरी बात, जो इसको बीवी मिली यानी मैरी एंटोनेट, जिससे इसकी शादी हुई, उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर मैरी एंटोनेट को मैंने क्यों कहा है कि इसकी किस्मत खराब थी। ठीक है, तो वो बातें बस इसके बाद ही जस्ट स्टार्ट करेंगे। तो लुईस 16 जो है, किससे शादी किया इसने? मैरी एंटोनेट से किया। इसके पास दिक्कत क्या थी? ना ही दिमाग था और ना ही किस्मत थी, यानी दिमाग का यूज इसने किया नहीं, और दिमाग का यूज जब किया तो समय बीत चुका था। और इसकी किस्मत खराब क्या थी कि इसको खजाना खाली मिला और पूरे देश की जनता राजा के क्या है खिलाफ, और खजाने में पैसा नहीं। दूसरी बात, इसने जो है 13 कॉलोनीज, क्या था? 13 कॉलोनीज अमेरिका की, उनको ब्रिटेन से आजादी दिलाने में इसने सहायता प्राप्त की। क्योंकि कुछ तो कारण रहा होगा, उस कारण को समझते हैं। देखिए, जिस समय की ये बात हो रही है उस समय ब्रिटेन और फ्रांस दोनों क्या चाहते थे? दोनों एक दुश्मन थे। सब चाहते थे कि हमारा कंट्रोल आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो क्या हुआ, उस समय जो अमेरिका था, अमेरिका में किसका आधिपत्य था? अमेरिका में था ब्रिटेन का। किसके अधीन था अमेरिका? ब्रिटेन के। तो इन्होंने सोचा सर कि थोड़ा सा हम भी दे देते हैं, ब्रिटेन हमारा दुश्मन महाराज, हम उनको खत्म करेंगे। और ये खत्म करने के लिए चले गए ब्रिटेन को, और इन्होंने 13 कॉलोनीज अमेरिका की जो थी उनको जिताने के लिए पैसा दिया। युद्ध लड़े, और युद्ध लड़ेंगे तो पैसा लगेगा, और इस इंसान की मूर्खता को देखिए सर, इस इंसान को समझ ही नहीं है समय की कि हमारा समय किस परिस्थिति में चल रहा है। और इसने क्या किया? अमेरिका को ब्रिटेन से जिताने के लिए इसने क्या किया? वॉर्स लड़े। अब वॉर लड़ेंगे तो पैसा खर्च ही होगा। अब जो पैसा खर्च हुआ उसमें सर 1 बिलियन लाइवर पैसा उधार हो गया, और वो बढ़ के 2 बिलियन हो चुका था। कितना हो चुका था? 2 बिलियन। ये क्या है? करेंसी है, रुपया है यहाँ की, तो ये फ्रांस की करेंसी है। याद क्या करना है सर कि ये करेंसी 1794 के बाद बंद हो गई। ठीक है, अभी इस पे और चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अभी हमने देखा राजाओं के बारे में। लुईस 14 ने क्या किया? लुईस 15 ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया, लुईस 15 ने बढ़ावा दिया। लुईस 16 शिकार बना, लुईस 16 उसका शिकार बना। और लुईस 16 ने जिससे शादी की, मैरी एंटोनेट से, उसके पास दिमाग नाम की चीज़ थी ही नहीं। सेंस काम ही नहीं करता था उसका। एक बार की बात है, एक किस्सा सुनिएगा। क्या है? देश में कंगाली, पैसा है नहीं लोगों के पास, भूख से मर रहे हैं, और वहीं से गुजरते हैं राजा और रानी। कौन? राजा और रानी। कौन? लुईस 16 और मैरी एंटोनेट 20 से गुजर। अब राजा गुजरेगा तो लोगों को लगा कि हम तो भूख से मर रहे हैं, थोड़ा सा खाने को मिलेगा। गए लोग इनके पास, इनकी गाड़ी के पास गए, और लोगों ने कहा कि ब्रेड, रोटी दो मुझे, रोटी दो। शब्दों को सुनिएगा सर। मैरी एंटोनेट भी उसी गाड़ी में थी, और ये कह क्या रही हैं कि इनके पास जब रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तो इनसे कह दो केक खा लें। बहुत साधारण सा वाक्य लग रहा होगा, ये साधारण नहीं है। अगर आपके देश का प्रधानमंत्री देश की आम जनता के बारे में सोचना छोड़ दे, उसको उसके बारे में पता ही ना चले, उसको लगे कि आम जनता एसी में सो रही है, तो सोचो देश कहां जाएगा। रानी को पता ही नहीं है कि अगर लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तो केक कैसे खाएंगे। देश की रानी है, जो पूरे देश को चला रहा हो, उसको आम जनता के बारे में अगर पता ना हो तो समझ लो देश की बागडोर किस तरफ जा रही है। ये शब्द नहीं है, बहुत बड़ा वाक्य है। अगर इसकी गहराई आप नापेंगे तो समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा था। ये थे लुईस 16 और मैरी एंटोनेट। इनको आम जनता की जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सर लुईस 16
इनसे कहा गया तुम काम करो भैया, तुम्हारे देश की जनता मरी जा रही है भूखे। ये कह रहे हैं हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं, हम राजा घर में पैदा हुए हैं, हम पार्टी करने के लिए पैदा हुए हैं। हम काम करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं, हम पार्टी करने के लिए पैदा हुए हैं। और ये जिंदगी जो है ना सर, ये बहुत एक संघर्ष नाम शब्द है, इससे आप वंचित रह ही नहीं सकते, नहीं रह सकते, आप चाह कर भी नहीं रह सकते। संघर्ष आप 50 साल में करें, 60 साल में करें, कम उम्र में कर लें, करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, इस समय क्या देख सकते हैं, सारी विरासत मिली लेकिन संघर्ष करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा। जब उसको करना पड़ रहा है, उस व्यक्ति को करना पड़ रहा है जिसका पूरा खानदान रहा हो किसमें, राजनीति में, तो आप तो एक मामूली चीज है संघर्ष। और यही तो इनकी भी दिक्कत थी, सोचे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हम राजा के परिवार में पैदा हुए, हम संघर्ष से वंचित रह जाएंगे। और यही थी इस इंसान की भूल। सीखना क्या है, यही तो सीखना है, दो चीजें, एक समय और परिस्थिति। इंसान को किसके अनुसार काम करना है, एक समय और परिस्थिति, अपना काल देखना है कि तुम्हारी परिस्थिति चल क्या रही, उस हिसाब से अपने समय को मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये बात थी। अब हमने देखा है राजाओं के बारे में, राजाओं के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे प्रजा के बारे में। राजाओं के बारे में हमने देख लिया, अब उस समय की प्रजा के ऊपर क्या बीत रहा था ये भी देखेंगे। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं जो आपके क्लास की पहली हेडिंग है, फ्रेंच सोसाइटी। क्या देखना है सर, फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी तो हमने बताया है कि लुई 16 क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। 1774 में कौन सी डायनेस्टी थे सर, बॉर्बन डायनेस्टी के थे। सारे पॉइंट आपको याद करने रहेंगे, इसीलिए लिख रहे हैं बॉर्बन डायनेस्टी के। 1774 में कहाँ बैठते हैं, फ्रांस की गद्दी पर लुई 16 1774। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया है कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जिनको इन्होंने वॉर से क्या किया, जिताने की कोशिश की, और उसके कारण बहुत सारा पैसा इनका कहाँ चला गया, युद्ध में चला गया। और उससे इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया कि अब ये जिससे कर्ज लेते थे वो अब इनको 10% पर दे रहा है, 10%। और 10% समझ रहे हैं, 10% यानी 100 रुपये अगर आपको कोई दे रहा है, 10 रुपये ले लेगा। ये बहुत कम लग रहा हो, 1 लाख में आ जाओ, 10,000 चले गए। अब क्या करोगे, 10% बहुत होता है। जब अमाउंट बड़ा होगा, अब राज्य को, देश को चलाना यानी बहुत पैसा लगेगा, तो 10% बहुत अमाउंट होता है। तो जितना पैसा टैक्स में आता था वो किस में जाता था, वो सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जा रहा था। यानी क्या, मनी आ रही है, मनी जिस तरह से आ रही है उसी तरह से चली जा रही है, बचा है ही नहीं कुछ। क्योंकि क्या होता है, देश चलाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, ठीक है, और जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं बहुत सारी देनी होती हैं, और हर जगह पैसा खर्च होता है। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो ये पैसा वगैरह सब जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कंडीशन थी किसकी, फ्रांस की। और इस समय जो सोसाइटी थी, क्या थी, सोसाइटी, यानी जो लोग थे, यानी जो फ्रांस के लोग थे, जो समाज थी, वो 3 भाग में बटी थी। कितने भाग में बटी थी, 3 भाग में। पहला था क्लर्जी, दूसरा था नोबिलिटी, और तीसरा था थर्ड स्टेट। क्या था, थर्ड स्टेट। इन चीजों को समझना है। क्लर्जी क्या है, क्लर्जी के अंदर आते हैं राजशाही लोग, राजा, चर्च, धर्म राज्य करता था सर, धर्म। अभी बताएंगे आपको कि धर्म राज्य करता था सर, धर्म, चर्च, नोबिलिटी, नोबल पीपल्स, थर्ड स्टेट में कौन आ रहा है, कॉमन पीपल। समझना क्या है, ये जिनके पास पैसा है टैक्स वो नहीं दे रहे हैं, जिनके पास पैसा है, सबसे अमीर सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसमें, क्लर्जी और नोबिलिटी, टैक्स नहीं देना है, पैसा है रखे रहो, कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास पैसा नहीं तुम टैक्स दोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम टैक्स दोगे। यानी जिसके पास पैसा नहीं है उससे टैक्स ले रहे हैं, मूर्खता देखिए। जिसके पास पैसा नहीं है उससे टैक्स ले रहे हैं, और जिसके पास पैसा उससे कह रहे हैं टैक्स नहीं लेंगे। ये थी, आप खुद समझ रहे होगे कि इनके बीच में
गैप बढ़ेगा घटेगा, अमीरी गरीबी बढ़े, भैया तुमसे कोई चूसेगा हरदम पैसा तो तुम्हारा पैसा कम होगा ना। तुम सरकार को भी दे रहे हो, तुम चर्च को भी दे रहे हो, तुम्हारा पैसा जा रहा है, और तुम्हारे पास जमीन भी नहीं है, कमाने का स्रोत भी तुम्हारा नहीं है, दूसरे का है, और तुम सारा पैसा दिए दे रहे हो, और दूसरे इंसान को जिसको दे रहे हो उसको किसी को नहीं देना, सिर्फ रखना है, तो उसका पैसा बढ़ेगा, इनका घटेगा। ये बात हुई। तो कॉमन पीपल जो थे इनसे बहुत नफरत करते थे। और यहाँ पर समझना क्या है कि ये कॉमन पीपल 90% थे, 90%, पूरी देश की जनसंख्या 90% कॉमन पीपल, 10% सिर्फ अमीर लोग, ठीक है। तो ये थी उस समय की क्या दशा। अब इसी को हम थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो थर्ड स्टेट वाले थे, टैक्स कौन दे रहा है? थर्ड स्टेट टैक्स कौन दे रहा है? थर्ड स्टेट दे किसको रहे हैं? एक टिथे टैक्स था, एक टैली टैक्स था, दो टैक्स पड़ते थे, एक टिथे और एक टैली। क्या था भाई सर? एक देते थे चर्च को और एक क्या देते थे? एक किसको देते थे? एक चर्च को और एक गवर्नमेंट को, यानी राजा को, किंग को, स्टेट को, सॉरी। आप बताओ, इस देश में, अपने देश में, भारत की बात कर लें, टैक्स किसको देते हो? सरकार को देते हो। यानी जो टैक्स कलेक्शन का काम करता है वो कौन होता है? वो सरकार होती, गवर्नमेंट। यहां पर कौन ले रहा है? चर्च। चर्च किस काम में? धर्म में। राजनीति में कौन हस्तक्षेप कर रहा है? यानी राजनीति, अब इन्हीं की देखो, टैक्स लेने का काम सरकार का होता है और टैक्स ले कौन रहा है? चर्च। कौन ले रहा है? चर्च। यानी सरकार कौन चला रहा है? यह चर्च। और जब भी राजनीति में धर्म आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? उस देश का सर्वनाश होगा, उस देश का सर्वनाश होगा। धर्म को राजनीति से अलग रखिए, धर्म को राजनीति से नहीं मिला सकते। अगर धर्म राजनीति में मिला, हाल यही होगा फ्रांस का, ये भी डूबा, वो देश भी डूबेगा, जो किसको लेके आएगा? चर्च को। आज के माहौल में, वर्तमान समय में आप बहुत सारे देश दे सकते हैं जहां पर धर्म से राज किया जा रहा है और वो देश एकदम कंगाली कगार पर जा रहे हैं। तो यहां पर भी यही समझना है, यही तो समझ, इसीलिए तो भारत को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है। भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। सरकारी संस्थाओं में धार्मिक चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो सरकारी स्कूल्स हैं, ठीक, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें नहीं। इसीलिए तो कहा गया धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर धर्म आ गया तो हाल फ्रांस वाला होगा। तो समझना यही है। तो एक चर्च को देते थे और एक गवर्नमेंट को देते थे। अब क्या था कि ये दे कौन रहे हैं? थर्ड स्टेट, यानी सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं थर्ड स्टेट। इस नाम को याद रखना है, कॉमन पीपल। और ये कॉमन पीपल, जब किसी भी देश को उठा लीजिए, जब कॉमन पीपल हथियार अपने हाथ में उठाता है तो उस देश को तबाह कर देता है, अपने अधिकार छीन लेता है। और कॉमन पीपल जो होते हैं ये सह तो लेंगे, लेकिन जब जागरूक होंगे तो बहुत तेजी से। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही क्यों? यूरोप में सबसे पहली क्रांति हुई सर फ्रांस में, और इससे भी बदतर कई और देश थे जहां पर लोग एकदम मरे जा रहे थे खाने पीने के लिए। कुछ यहाँ के किसान तो ठीक थे, कुछ और भी देश थे, लेकिन फ्रांस क्रांति क्यों? कारण क्या कि फ्रांस की क्रांति ही क्यों दूसरे देश में हो जाती जहां और बदतर थे? तो इतिहासकार इसका जवाब देते हैं कि फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई क्योंकि फ्रांस की क्रांति के जो फ्रांस के लोग थे वो जागरूक हो गया। यही तो बात है। तुम तब तक शोषण करवाते रहते हो, जब तक लोग जागरूक नहीं होते हैं। अगर तुम्हारी क्लास में कॉपी चेक हुई, अब तुम्हारे नंबर कम आए, तुम शांति से बैठे हो, लेकिन अगर तुमको पता चल जाए कि एसएससी की कॉपी बायो के टीचर ने चेक की, तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तब भी तुम चिल्लाओगे कॉपी गलत चेक हुई। क्यों? तुम जागरूक हो गए, तुमको पता चल गया कॉपी गलत टीचर ने चेक की है। भले तुम्हारे 0 नंबर हो, तुम बोलोगे नहीं हमारे 10 आएंगे, और उसके लिए तुम आंदोलन भी करोगे, टीचर से, प्रिंसिपल से भिड़ जाओगे कि सर ऐसा नहीं ऐसा है।
सर कॉपी गलत टीचर से आप करवा दी, नहीं तो हम टॉप मार देते। क्यों? क्योंकि जागरूक हो गए तुम। और ये भी क्रांति क्यों? क्योंकि जागरूक, इनको पता चल गया हमारे अधिकार ये नहीं है, हम इसलिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। और यही तो है तुम अपने आप को समझ ही नहीं पाए कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत। ये भारत देश भगवान बनाने वाला देश, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे लोगों ने, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, भगवान बनाने का देश, और युवा डिप्रेशन से मर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाए अपने आप को, तुम जागरूक ही नहीं हो कि तुम्हारे अंदर शक्ति क्या। हनुमान जी पढ़े होगे, शक्ति याद दिलाना पड़ा। शक्ति याद ही नहीं थी कि हम पूरी पृथ्वी को हिला सकते हैं, शक्ति याद दिलाई, पूरी लंका जला दी। ठीक है, तो तुम भी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए। ठीक है, और यहां के लोग जागरूक हो गए, देखो पूरे फ्रांस का नक्शा बदल दिया। जागरूक हो गए सिर्फ, और पूरे फ्रांस की सत्ता को बदल दिया। मोनार्की से डेमोक्रेसी में आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और यूरोप में क्रांति की नींव डाली किसने? फ्रांस ने। और यूरोप की क्रांति का जनक कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जागरूक हो गए। तुमको भी क्या होना है? जागरूक होना। तो ये बात समझ में आई क्या? अब थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो टैक्स पे कर रहे थे, अब सेकंड और क्लर्जी और नोबिलिटी वाले टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो जब कोई टैक्स पे नहीं करेगा तो गैप बढ़ता जाएगा। यानी जो थर्ड के स्टेट के लोग थे ये नफरत करते ही करते थे, लेकिन अभी इतना पानी सर के ऊपर नहीं चढ़ा था। ये दिक्कत पैदा तब किया जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आई। शब्द नया नहीं है आपके लिए। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? जब आम जिंदगी, जब तुम्हारी रोज की जिंदगी खतरे में आ जाए, जब तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए खाने के लिए, जब तुम खाने के लिए तरस जाओ, उसी को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जब तुम्हारे पास खाने के लिए ना हो, जब लोग खाना खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करें और मर जाएं, उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या हुआ सर? सब्सिस्टेंस क्राइसिस मैंने क्या कहा? लुईस 16, दिमाग की कमी है, किस्मत की भी कमी है। क्या हुआ किस्मत में? 1715 से 1789, 1715 से 1789 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई सर, 5 मिलियन। अब 5 मिलियन तो बढ़ी, क्या हो गया? अकाल पड़ गया, बैड हार्वेस्ट, खेती हुई नहीं, और पॉपुलेशन ऊपर से बढ़ गई। खेती हुई नहीं, बैड हार्वेस्ट। ठीक है, देखो इसको याद क्या करना है? पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन इंक्रीज। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने के लिए भी तो हो चाहिए, खाओगे भी तो। 5 मिलियन लोग बढ़ गए, कितना? 5 मिलियन। अब खाने के लिए है नहीं, और खाने के लिए है नहीं, ऊपर से बैड हार्वेस्ट, खेती ही नहीं हुई। अब क्या खाओगे? इसके अलावा जो लोग काम कर रहे थे, वेजेस, अब देखो दो ही रास्ते होते हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खेती अच्छी हो जाएगी तो खा पी लोगे। पॉपुलेशन 5 मिलियन बढ़ गई, 5 मिलियन 50 लाख जनसंख्या, और बैड हार्वेस्ट, खेती एकदम ठप पड़ गई। और उसके बाद भी जो लोग काम कर रहे थे फैक्ट्रीज वगैरह में, उनकी क्या हो गई? वेज एकदम डाउन, पैसा मिल नहीं रहा, खाएंगे कैसे? अब वेज एकदम डाउन हो गई, बैड हार्वेस्ट भी हो रहा है, तो इतनी सारी दिक्कतें आई कि लोग क्या हो गए? सब्सिस्टेंस क्राइसिस में आ गए। खाने के लिए लड़ना पड़ा सर, खाने के लिए तंगी मची हुई है। और इस इंसान को, लुईस 16 को, ये सब दिख ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं है। एक तो देश में पैसा नहीं, ऊपर से खेती खराब, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं उनके पैसे बढ़े नहीं, महंगा। अब बैड हार्वेस्ट होगी, सिंपल सी बात है। अगर एक मार्कर है हमारे पास, अगर सिर्फ एक है, अब इसको खरीदने के लिए अगर लोग होंगे तो बढ़ता जाएगा भैया, कोई 5 मिलेगा, कोई 10 मिलेगा, कोई 15, कोई 20, 25, 30, इस तरह इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक ही है। अगर 10 होते सस्ते में बिकता। तो अब क्या होगा? बैड हार्वेस्ट हुई, यानी खाने की चीजें कम। अब खाने की चीजें कम, लोग ज्यादा, तो चीज महंगी बिकेगी। अब चीज महंगी बिकेगी तो तुमको चाहिए पैसा खरीदने के लिए। अब पैसा कहां से पाओगे? क्योंकि वेज तो तुम्हारी बढ़ी ही नहीं। वेज मतलब तुम्हारी क्या? सैलरी, तनख्वाह। अब सैलरी तुम्हारी बढ़ी नहीं,
और महंगाई तुम्हारी बढ़ती जा रही है, तो लोगों के पास पैसा आया ही नहीं, लोग खाने के लिए व्याकुल, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। और इसी ने क्या बना दिया, सबसिस्टेंस क्राइसिस, लोगों का जीना खतरे में, लोगों का जीना, खाना नहीं जीना खतरे में हो गया। जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्ट्रगल फॉर लाइफ। और इसने फ्रांस की क्रांति को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से उफान मारा, क्योंकि अब लोग खाने के लिए लड़ रहे थे, खाने के लिए लड़ रहे थे। और इस समय क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया। लेकिन रिवोल्ट करने के लिए देखिए, किसी भी देश का आप इतिहास उठा लीजिए, अगर रिवोल्यूशन यानी अगर आपको कहीं क्रांति देखने को मिलती है, तो क्रांति को जो सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाथ होता है पढ़े लिखे लोगों का। किसके? पढ़े लिखे लोगों का। लेकिन यहाँ पर जो क्रांति की वो की कॉमन पीपल ने। किसने की? कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल में पढ़े लिखे लोग थे नहीं, उस समय पढ़े लिखे लोग थे नहीं। अब पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो एक तो पैसे की कमी, इनके पास पैसा है नहीं, खाने के लिए तंगी से जूझ रहे हैं, पैसा है नहीं, प्रचार करेंगे कैसे, लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे, संगठन बनेगा ही नहीं। अब संगठन नहीं बनेगा तो बात कैसे फैलाओगे क्रांति की, कि हमको देश जीतना है, हमको अपने अधिकार वापस लाने, कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो एक तो पैसे की कमी, दूसरा इनको अपने अधिकार पता ही नहीं है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, एक राष्ट्र की भावना पैदा ही नहीं है, हम लड़ किसके लिए रहे हैं यही नहीं पता इनको। और इसी के लिए एक मिडिल क्लास का 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास का जन्म होता है। और उस मिडिल क्लास में पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन, लॉयर सब थे। बिजनेसमैन ने क्या किया? ओवरसीज ट्रेड, समुद्री व्यापार, पैसा कमाया, एजुकेशन, लॉयर वगैरह शिक्षा ग्रहण की, विचार पढ़े। और उस समय बहुत अच्छी बात हुई कि उस समय के जो विचारक पैदा हुए, फिलोसफर कौन? जो देख के आपको बताएं, जो देखते हैं और उस पर विचार करते हैं, दर्शन विचारक, ठीक है। तो जो देख के विचार पैदा करें उनको फिलोसफर्स बोलते हैं। और उस समय के कुछ बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफर्स हुए जिनका नाम जेन जैक रूसो, वोल्टेयर, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू। और इन लोगों ने इस फ्रांस की क्रांति को बहुत आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि अब जहां पर लोग बाल कटवाते थे वहां पर भी बातें होती थी। किसकी? रूसो की। नेपोलियन ने कहा कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। इतनी ज़्यादा रूसो की किताब पढ़ी गई, इतनी ज़्यादा रूसो किताब पढ़ी गई कि लोग बाल कटाने जाते थे तो रूसो किताब की चर्चा करते थे कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम भी फ्रीडम चाहेंगे। तो अब अगले लेक्चर में हम फिलोसफर्स की नीति को समझेंगे, फिलोसफर्स ने कैसे फ्रांस की क्रांति को बहुत आगे बढ़ाया। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन।